सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। यानी 75 डस्का की जंग अब दोबारा होगी। इलेक्शन से पहले ही मरियम नवाज ने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं जंग है, और जंग तो जाहिर है हथियारों से ही लड़ी जाती है। और 19 फरवरी को पूरा NA 75 मैदान जंग का मंजर ही पेश कर रहा था। पूरे हल्के में जगह जगह असला बरदार नजर आ रहे थे और हवाई फायरिंग भी हो रही थी। एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई जा रही थीं। दो बेगुनाह भी इस हंगामा आराई में बेमौत मारे गए। नून लीग तहरीक इंसाफ पर और तहरीक इंसाफ नून लीग पर तमाम दिन एक दूसरे को पोलिंग स्टेशंस में मैसूर करने के इल्जामात लगाती रही और दोनों जानिब से मुखालफिन के वीडियो सबूत मौजूद होने के दावे भी किए जाते रहे। नून लीग ने इब्तिदा में इलेक्शन कमीशन को 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की दरखास्त जमा करवाई थी, लेकिन चंद ही घंटों बाद मरियम नवाज ने पूरे हल्के में रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने इसी दरखास्त को जवाब बनाकर 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की तायद की, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने 19 फरवरी के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन में जो उम्मीदवारों को माहौल दिया गया वो मुनसिफाना नहीं था। फ्री और फेयर माहौल में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, जिसकी बिना पर इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है और 18 मार्च को रीपोलिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में रीपोलिंग का ऐलान तो कर दिया, मगर सवाल यह है कि इलेक्शन में उम्मीदवारों को मुनसिफाना माहौल की फराहमी और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन वाले दिन 2 लोगों की जान गई और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बुलंद अखलाकी कदरों की बात करने वाली जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो माजी में हमेशा इस तरह के वाकयात के बाद मुतल्लिका वजीरों के इस्तीफों के मुतालबे करती थी। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या पंजाब हुकूमत की इस नाकामी के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफा देना चाहिए, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का जरा आप आलम देखिए। तो शिबली फराज साहब सहाफ़ी के सवाल पूछने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए, ये सवाल नहीं करना चाहिए। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ इस फ्रस्ट्रेशन और मायूसी में यह भी भूल गई कि फैसले से पहले कई रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कबूल करने की बात की जा चुकी है और फैसला आते ही मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने इस फैसले पर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुकूमती फैसला सुना दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास भी हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो अभी तक का फैसला है वो ये है कि अब मार्च में दोबारा रीपोलिंग इस पूरे हल्के पर होगी और बज़ाहिर तो नून लीग के मौक़िफ़ की यहाँ पर जीत हुई है। रूबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो सरदारी और मरियम नवाज साहबा की मुलाकात भी लाहौर में हुई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक भी उसमें गुफ्तगू की गई। दोनों मामलों पर रूबीना साहबा से बात करते हैं। रूबीना साहबा, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उससे ये एक तासुर तो मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती जमात के खिलाफ फैसला दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इदारे तो जितना आज़ाद हैं वो तो हम सबको पता है कि इस हुकूमत में कौन कितना आज़ाद है और कौन किसके ऊपर कितनी किसकी गिरफ्त है। इवन इस हुकूमत तो मैं ये कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज़ाद नहीं है, अपनी पसंद की कैबिनेट नहीं चूज़ कर सकते, ना ही वो अपने पसंद की कोई भी जो है वो चीज़ जो ऐसी हो जो कर सकते हैं। उनके ऊपर तो ख़ुद पता नहीं कहाँ से प्रेशर आता है और फिर वो जो है सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम पे जो है वो लागू होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा मैं ये कहूँगी कि फ़ैसला किया है कि दोबारा से जो है वो NA 75 में जो है वो रीपोलिंग की का जो डिसीजन लिया है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से जो रिगिंग करने की कोशिश की गई हुकूमती जमात की जानिब से, वो पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हो, तो ये जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने रीपोलिंग करवाई है। अदरवाइज़ तो वो जो आ रहा था कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे जो है वो ज़्यादा जो है वो हुई है, हालात ख़राब हुए हैं, तो उसी पे रीपोलिंग करवाई जाए। लेकिन ये एक बेहतर फ़ैसला है कि पूरे हल्के में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए उसी तरह से जैसे 19 फरवरी को हुआ था। और ये एक अच्छी चीज़ है। मैं ये कहूँगी
कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ख़ास तौर पर जो है पूरी सियासी जमातों को मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हम सब इलेक्शन लड़के आते हैं, आवाम के वोटों से आते हैं, तो उसको जो है वो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको जो है साफ़ और शफाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगी कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जिस तरह से हमने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट की थी, उसी तरह से जो है वो आप जो है वो इसमें इलेक्शन के प्रोसेस को जो है ठीक है, और तमाम सियासी जमातों को ज़ाहिर है इस मामले पर एक दूसरे से चाहिए, जब ये मुमकिन हो सकता है। रुबीना साहब वापस मैं आता हूँ आपकी तरफ। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो कमर साहब, अब अपोजिशन जमातें ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अच्छा कह रही हैं। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की एक तरह से आप कहें कि जीत हुई है, चूँकि वो पूरे हल्के में री इलेक्शन चाहते थे। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये 20 पोलिंग स्टेशन में ही ये री इलेक्शन होना चाहिए था, या इलेक्शन कमीशन ने आज एक इंसाफ पर मबनी दुरुस्त फैसला किया है? असूली तौर पर बदकिस्मती से हमारे जो सियासतदान हैं उनको आइन और कानून का इदराक ही नहीं है। वो जिनके जो आइनी माहिरीन हैं उनकी भी तवज्जो नहीं जा रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 है, और ये सेक्शन 9 जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 में 103 के तहत उन्होंने शामिल करवाया था, और वो यह वही कानून जो है वही 103 वो हमारे इस नए इलेक्शन एक्ट में शामिल कर लिया गया। उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त किसी हलके में कोई गड़बड़ हो जाए, बदनामी हो जाए, या करप्ट प्रैक्टिस जो है वो जाहिर हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो जाए, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा हो जाए, तो फिर पूरे हलके का इंतखाब करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जुज़वी तौर पर किसी हलके में इंतखाब नहीं होता। ये सेक्शन 9 का भी हिस्सा है, लाजमी है, शामिल किया हुआ है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने इख्तियारात को देखा तो वो जुज़वी 20 या 15 पोलिंग स्टेशन पर जो है असर इंतखाब करवाने के मजाज ही नहीं थे कानूनी तौर पर। अच्छा, वो पूरे हलके में होता है। एक और बड़ी बात है जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो फैसला करता है जब बेकायदगी और बेजाबती के तहत, तो वो भी पूरे हलके में इंतखाब करवाएगा। कोई चंद हलकों में जहाँ गड़बड़ आती है 15-20 पोलिंग स्टेशन वहाँ नहीं उसके इख्तियारात, तो पूरे हलके में इलेक्शन करवाएगा। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियारात है, और वही चीफ इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब वो जो दरखास्त पहले दायर की थी नौशीन साहिबा ने 20 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की, वो दरखास्त भी फिर इसका मतलब गलत थी, और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद में लाइल्मी होते रहे। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया, कोई हर्ज नहीं, बात होता है। उनको शिकायत 20-25 पोलिंग स्टेशन पर, पूरा रास्ता हमवार हो गया ना। जब उन्होंने 20-25 पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाब कराने की गुजारिश की या रिक्वेस्ट की, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात नहीं है ना कि 20-15 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाब करवाए। वो तो फिर सेक्शन 9 के तहत पूरे हल्के में इंतखाब करवाएगा ना। सही। अब कमर साहब, इसको फैसले को चैलेंज करने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है। इस पर मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूँ, आप साथ ही रहिएगा। रुबीना साहिबा, ये इलेक्शन से पहले NA 75 डस्का में इसको जंग तस्वुर किया जा रहा था। मरियम नवाज़ जलसों में अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह रही थी ये जंग है, ये इलेक्शन नहीं है। शायद खाकान अब्बासी, दीगर लीडरशिप भी ये बात कर रही थी। क्या इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल कैंपेन में, इस तरह के अल्फाज आप समझती हैं मुनासिब हैं? और फिर उस दिन मनाज़िर भी वही नज़र आए कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी निकले हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी निकले हुए हैं, तो ये क्या मुनासिब अल्फाज हैं किसी इलेक्शन कैंपेन में? मुनासिब तर्ज अमल है ये इलेक्शन कैंपेनिंग का? देखिए मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन जब भी हुआ है उसमें इस तरह के हालात देखे जाते हैं, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ख़ास तौर पर वाकई ही इस तरह के कोई भी, ये तो NA 75 की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई भी इलेक्शन देखें तो उसमें इसी तरह का माहौल जो है वो देखा गया है। और ख़ुद काफ़ी दफ़ा उन इलेक्शन का प्रोसेस में ख़ुद भी रही हूँ, और जो काफ़ी सारी जमातें, जिस तरह से अगर हम देखें कि जो कराची में जब भी इलेक्शन होता था तो वो एक जंग का सा माहौल था, और वो जो MKM के जो लोग थे, और वो जो एक वो हल्ला जो बोलते थे, तो वो बड़ा ही वाकई ही इस तरह के हालात देखे गए थे। और अब ख़ास तौर पर क्योंकि मुझे जो लगता है
कि जो पीटीआई में भी लोग हैं वो एमक्यूएम से ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं और वो भी इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी आप देखें तो वो ये जमात जो है पीटीआई की, वो इखलाकियत से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे गिरी हुई बातें भी करती है, एक दूसरे के ऊपर उछालना। और जब इलेक्शन 2013 के इलेक्शन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती थी। PS 88 का जो इलेक्शन हुआ था, जरदारी साहब ने 2013 के इलेक्शंस को आरओ का इलेक्शन कहा था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती थी, मुस्लिम लीग नून जीती थी और धांधली का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगाया था जरदारी साहब ने, जो आज पीडीएम में आपके साथ है। देखिए, मैंने कहा ना कि इस तरह के हालात देखे जाते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो ये इस तरह की रिवायत होनी नहीं चाहिए, ख्वाह वो नून की तरफ से हो, ख्वाह वो पीटीआई की तरफ से हो, ख्वाह वो हमारी जमात की तरफ से हो। तो ये इलेक्शन जो है वो क्योंकि एक वोटर का एक हक होता है, उसको आज़ादाना तौर पे और उसको अंडर प्रेशर रख के जो है वो इस हक को नहीं इस्तेमाल करने देना चाहिए, बल्कि उनको मैं समझती हूँ कि एक फ्री एंड फेयर और मतलब शफाफियत के साथ जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये कई जगह जो है वो देखी जाती है, क्योंकि हम भी इन इलेक्शन के दिनों में जब जाते हैं तो इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इस पे जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो कमर दिलशाद साहब, अब ये इलेक्शन कमीशन ने री पोलिंग की तो बात कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फैसले को चैलेंज करने। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये कलअदम हो सकता है फैसला अदालत में? नहीं, वो हम इस पर तो कब कहना कब वक्त होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक बड़ा अहम फोरम है आइन और कानून के मुताबिक। उसमें जब हम जाना चाहेंगे वो ठीक है, लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया था अपनी अदालत में, तो उनको कहा था कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इंतखाबात को करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए आपके पास इख्तियारात आइन के आर्टिकल 218 भी है, 220 भी है। सही। और इनकी मौजूदगी में आप करप्ट प्रैक्टिस को रोक सकते हैं। तो आपने आज तक क्या कदम उठाया? तो ये आप ज़ाहिर है उनके अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतहाई मजबूत और फहाल बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा अपना राय भी दी, मशवरा भी दिया। अब इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कमर साहब, ये 218 और 220 जो रूल्स हैं, अगर इसकी आप थोड़ी आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए वजाहत कर सकें ताकि लोगों को पता चले कि कितना पावरफुल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम वफाकी सूबाई इदारे, तमाम एजेंसियां, तमाम अफवाज पाकिस्तान, तमाम रेंजर, तमाम मामला जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, उनके ताबे होते हैं। ये कोई इलेक्शन के दिनों में नहीं, ये हर वक्त सदाबहार आम दिनों में भी सदाबहार है। अच्छा। और इसके बाद इसी तरह जिस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है आर्टिकल 190 के तहत। आप हैरान होंगे कि आर्टिकल 190 में 2 लाइन लिखी हुई है कि तमाम इदारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर तामील करने के पाबंद हैं। और लेकिन जो हमारा जो आर्टिकल 220 है, इस पर 6 लाइनें हैं और उस 6 लाइनों में वाज़ा कर दिया है कि तमाम इदारे सिविल सर्वेंट और सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो वो तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये क्या आइन के इस आर्टिकल 220 से और अपनी पावर से उनको इल्म नहीं होता कि वो इतने पावरफुल हैं? उस अपनी पावर की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, वो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर वो हमारे जो जज, जो हमें इंटरनेशनल फोरम में जब हमें बात करने का मौका मिलता था, वो कहते थे आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जज हैं, उनमें करंट ही नहीं है, वो सादे मिजाज के लोग हैं, ठंडे मिजाज के लोग हैं, वो उन्होंने एक्शन ही नहीं लेना, उनके अंदर करंट ही नहीं पैदा होना है, इंस्पायर ही नहीं होना। तो इस लिहाज से आपके इलेक्शन में धांधलियां होती हैं, गड़बड़ होती हैं, लूटमार होती है, कोई पूछने वाला कोई नहीं, पता है भी मुकदमा चलता है। अब देखो ना, अब एक चीफ सेक्रेटरी को जो है वो 4 मार्च को बुला लिया आईजी। अब ये देखिए कि कितने बेहिस लोग हैं चीफ सेक्रेटरी, उनको ये नहीं पता कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत। कमर साहब, एक सवाल और, ये NA 75 डस्का में जो 19 फरवरी को जो कुछ हुआ, फिर ये अगर ये 220 की ये हम देखें जो आप बता रहे हैं सारी बात, तो इसका मतलब फिर ये नाकामी इलेक्शन कमीशन की थी, ये सूबाई हुकूमत की नाकामी नहीं थी? ये सूबाई हुकूमत की नाकामी इसलिए थी कि जब इलेक्शन कमीशनर को हुक्म जारी किया तो उन्होंने तो अमल दरामद नहीं किया। आज उन्होंने एक्शन ले लिया, आज एक्शन ले लिया उन्होंने, एक्शन ले लिया ना। चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने जो एक्शन लेना है, उसको बरतरफ करना है, मौतल करना है, डिसमिस करना है, सजा देनी है,
उसको 3 साल की सजा देनी है, इस पार्टी को 6 लगा दो, सजाए मौत देनी है। ये सारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है ना, अब वो इस्तेमाल करेंगे ना वो। सही। तो रुबीना साहब, अब ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, सियासी जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, कि वो अपना ये पावरफुल रोल अदा कर सके। अगर ये आर्टिकल 220 की हम तशरीह जो अभी कंवर साहब फरमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, लेकिन वो शायद सियासी जमातों से मुफाहमत कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस इदारे को तो न्यूट्रल और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि इदारे को ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बिल्कुल जो है वो किसी भी सियासी जमात के अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। अक्सर तो यही देखने में आया है कि अगर मेरे ख्याल से अगर कोई हुकूमत होती होगी, गवर्नमेंट के ही अंडर प्रेशर होते होंगे, बाकी तो अपोजिशन का तो आपको पता है कि कोई जिस तरह से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स वो सुनवाई करते हैं या कोई सुनते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल जो है वो जो ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए और कोई भी जो चीज़ें हों, ख़ुद सियासी जमातों को भी इसमें मज़ीद जो है रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जब भी, क्योंकि आप देखें कि कोई ना कोई इसकी जद में आता है। आज पीटीआई है, कल पीपीपी होगी, कल फिर आगे जो है नून लीग, तो इसी तरह से जो है वो बारी तो सबकी आती है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए सियासी जमातों की भी कि इदारों को ख़ास तौर पर एक रोल प्ले करें कि उनको आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाए और यही इसी तौर पे जो है वो मुल्क आगे बढ़ सकता है, ख्वाह वो पार्लियामेंट हो, अदलिया हो। रुबीना साहब, इस फैसले को तो पूरी ऑपोजिशन, पूरी पीडीएम वेलकम कर रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दिया। डोमेन में रह के अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा तो उससे 3 मार्च को सेनेट इंतखाब होना है और सेनेट इंतखाब में ये NA 75 के जो उम्मीदवार हैं वो तो नहीं वोट डाल सकेंगे, ज़ाहिर है 18 मार्च को रीपोलिंग होगी। तो ये कम से कम अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो गिलानी साहब को एक इजाफी वोट मिल जाता। अब गिलानी साहब सेनेट के इंतखाबात में इस एक इजाफी वोट से ज़रूर महरूम हो गए। ये नुकसान तो बहरहाल पीडीएम को हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है और मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह से अभी सेनेट के इलेक्शन की भी अगर बात करें तो वो भी किस तरह से जो है वो उसमें मुतनाज़ा वो बना हुआ है कि कभी वो ऑर्डिनेंस आता है, कभी पार्लियामेंट में उसके लिए जो है वो बिल लेकर आया जाता है, कभी अदलिया के पास जाया जाता है। तो ये क्यों हमें इतनी ज़रूरत पेश आती है? और बिल्कुल जब आपके सर पे इलेक्शन हो सेनेट की, तो क्या 3 साल पहले पीटीआई को होश नहीं आया था? वो चाहते तो वो रिफॉर्म्स वाकई अगर नेक नियति के साथ चाहते तो बेशक, क्योंकि हमने तो COD किया था, उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये जो है वो विदाउट कंसेंसस के और वो कभी ऑर्डिनेंस और फिर आप देखें अगर अदालत की तरफ से अगर ये फैसला आ जाता तो फिर क्या होता कि मतलब आइन का तो आपने कोई पास ही नहीं रखा। आइन तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ वो किताबों की हद तक है कि जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं और उसकी पासदारी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि वक्त से पहले वक्त को आगे हालात को समझने की ज़रूरत होती है और उसी तरह से अगर फैसले किए जाएँ, उसी तरह से लेजिस्लेशन की जाए तो ये मुल्क को कौम के लिए जो है वो बेहतर होता है। और रुबीना साहब, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी हमेशा जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहते हैं, जमहूरी रवैयों की बातें करते हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात में अब जिस तरह वो उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पीपल्स पार्टी के पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार गिलानी साहब को वोट देंगे, तो क्या ये दुरुस्त जमहूरी रवैये हैं? यानी अगर उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, वेलकम कर रही है पूरी पीडीएम। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा इस फैसले के बाद आप समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक तारीखी फैसला दिया है और मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मैं ज़ाती तौर पे ये इल्म रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इतना दबाव डाला गया। पहले उन्हें ये प्रेशराइज किया गया कि आप जो फैसला है हमारे हक में दें, जो हुकूमती उम्मीदवार हैं PTI के उनके हक में दें, उन्हें रिटर्न कैंडिडेट यानी जीता हुआ कैंडिडेट डिक्लेयर करें। उसके बाद उन्हें इस बात पर मजबूर किया गया कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है वो खोलने का और उन पर रीपोलिंग का आप फैसला दें, क्योंकि इन 20 पोलिंग स्टेशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं
उनका अपना गांव, उनके जरिए सर इलाका इन 20 पोलिंग स्टेशन में है, उनकी अपनी आबाई यूनियन काउंसिल इन 20 पोलिंग स्टेशन में है। उसके अलावा जो इनके इत्तेहादी काफ लीग के सूबाई वजीर हैं, उनका गांव और आबाई यूनियन काउंसिल भी इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशन में है। सही। लिहाजा जिस तरह वहाँ पे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया, वहाँ पे हमारे वोट तल्फ किए गए, अपने नए वोट डाले गए और वो सुबह सवेरे जो है वो बाजमात बरामद हुए। जैसे स्कूल के बच्चों की असेंबली सुबह इकट्ठी लगती है वक्त पे, इस अंदाज से वो बरामद हुए सारे। तो सबको पता था कि दैट वाज अ मैनेज्ड प्रोग्राम। और अभी अगर दोबारा रीपोलिंग होती 20 पोलिंग स्टेशन में, तो जो बाकी पूरे हल्के से हमने इलेक्शन जीता हुआ है वो लीड कवर करके ये उससे ज्यादा निकल जाते हैं। जबरदस्ती धोंध और धांधली। चौधरी साहब, दबाव किसने डाला और किस नौयत का दबाव डाला, इसके आपके पास सबूत हैं? चूंकि अब ये बड़ा इल्जाम हुकूमत पर आपकी जानिब से लगाया जा रहा है। देखें, ये दबाव डाला जाता है इस तरह, वो आके फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया जाता हुकूमत की तरफ से। उसके लिए ज़ाहिर राब्ते होते हैं, जो लोग बासर होते हैं, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत ने लगाई होती है, वो वजीर भी होते हैं, वो मुशीर भी होते हैं, वो मरकज में भी वजीर बैठे होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये दबाव डालते हैं। और मैं आपको इशारतन ये बात बता सकता हूँ कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे एक साबका सूबाई वजीर हैं, उनकी तरफ से फोन करके और दबाव डाला गया कि फौरी तौर पे हमारे उम्मीदवार को डिक्लेयर करा, जीता हुआ उम्मीदवार जो है वो नोटिफाई किया गया। साबका सूबाई वजीर तो इतने पावरफुल नहीं हो सकते इस दौर में। चौधरी साहब, लगता है आपको कि उनका दबाव? साबका सूबाई वजीर और मौजूदा मुशीर। अच्छा, और किसी विफाकी वजीर की जानिब से तो नहीं दबाव डाला गया? डाला जाता रहा जी। वफाकी वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दौरे करते रहे हैं। आप जरा विजिटर बुक वहाँ पे उठा के देख लें, आपको पता लगेगा कि कितने वजीर जो है इन दो दिनों में आए हैं और उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये नुकता आपके सामने सिर्फ इसलिए रखा है, वो नाम लेना या वो मकसद नहीं है। पता है सबको कि हुकूमत दबाव किस तरह डालती है। ये बात आपके सामने रखने का मकसद जनाब सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तार हुकूमती दबाव के बावजूद हक और सच का साथ दिया, मुनसिफाना फैसला किया, किसी तरह के दबाव को बर्दाश्त करने से और झुकने से इनकार किया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। अब चौधरी साहब, ज़रा आप नाम में भी वो साबित कदमी से खड़े रहे हैं। चौधरी साहब, नाम तो आप बताएंगे नहीं कि किस साबिक सूबाई वजीर और हालिया मुशीर ने दबाव डाला। अब मरियम साहबा कह रही थी कि एजेंसीज इसमें बराह रास्त मुलविस थी, 2 अफराद का नाम उन तक पहुँच गए हैं, वो नाम भी उन्होंने नहीं बताया। ज़ाहिर वो नाम आप भी नहीं बताएंगे। वो सिविल एजेंसीज थी जो वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत होती हैं, या फिर किसी और की बात कर रही थी? लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। वो एजेंसीज कौन सी थी? आपको पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की उसको यकीनी बनाने के लिए, रिट को यकीनी बनाने के लिए एजेंसीज की मुआवनत हमेशा सिविल गवर्नमेंट को हासिल होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हासिल होती है। इस तरह की जब एक ओपन धौंस और धांधली की जाती है, और जैसे मीडिया की आंख ने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि किस आप ये कहें कि भोंडे अंदाज से आपने अपनी गवर्नमेंट की ताकत को इस्तेमाल किया। सूबाई हुकूमत ने किस तरह अपने जो उनके अफसरान है, सरकारी अफसरान, उनको किस तरह इस्तेमाल किया, ये एक मिसाल बन चुका है डस्का गैलेक्सी। अब आप ये देखें कि जो हुकूमती मशीनरी को हुकूमत के सुपुर्द करने वाले सरकारी अफसरान थे, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ को ट्रांसफर किया, कुछ को सस्पेंड किया, और उनके साथ ये ऑर्डर्स में लिखा कि ये जहां भी इनकी पोस्टिंग होगी, इनके जिम्मे कभी इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इनको नहीं सौंपी जाएगी। क्या ये सरकारी अफसर जब तक जॉब में रहेगा उसके लिए बदनुमा दाग नहीं है कि आप इतनी कैपेसिटी ही नहीं रखते कि आप इंसाफ पे मबनी फैसला कर सकें? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है कि आप लोगों को अपना आईनी हक नहीं दे सके कि वो जाके पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डाल सके। ठीक है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ये आपकी नीयत की कमजोरी है। ये इतना बड़ा दबा आप मुझे बताएं कि आइंदा कोई सरकारी अफसर जिसकी यहाँ पे भी पोस्टिंग होगी वो अपने सर पे लेगा? कभी भी नहीं लेगा। सही, चलें। लेकिन बेहतर ये कि ऑपोजिशन भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इस दबाव को कबूल नहीं किया। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, रुबीना कायम खानी साहबा, दोनों थे ऑपोजिशन जमातों से, और ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को वेलकम किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले अपोजिशन जमातों का आपने आज इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाना और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने NA 75 पर री पोलिंग के फैसले को वेलकम किया है। बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट का टिकट भी इनको दिया गया और पंजाब से बिला मुकाबला ही सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। उस पर परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया। अंदरूनी कहानी हमारे सामने जब आई कि आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने फ़ोन किया, मुस्लिम लीग नून के अहम कायदीन को फ़ोन किया और उसके बाद ये तमाम सेनेटर्स पंजाब असम्बली से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो बैरिस्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले तो मुबारकबाद दी जा सकती है, अब आपको सेनेटर अली जफ़र साहब कहा जा सकता है? अभी जब तक ओथ नहीं लूंगा, इस वक्त आई थिंक टाइटल वो सेनेटर इलेक्ट कहते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। अच्छा, तो वैसे तो अब ये बताइए कैसे मुमकिन हुआ? हम तो समझ रहे थे कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा और उधर से नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी आएंगे। अब फिर ये अचानक से खबर आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जरदारी साहब को और नून लीग की अहम क़यादत को राम कर लिया है और फिर ये सब मुमकिन भी हो गया। ये इतना ही सादा और आसान था? जी देखिए, मेरा जहाँ तक अपना पर्सनल इलेक्शन का ताल्लुक है तो 2 उम्मीदवार थे जो दोनों साइड्स ने किए टेक्नोक्रेट की सीट पे। तो मेरा तो काफ़ी पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ही अनाउंस हो गया था या अनअपोज्ड हो गया था मैं। लेकिन उसके बाद फिर मेरा ख्याल है मुशावरत की होगी पार्टीज ने, बिकॉज जो स्ट्रेंथ है पार्टीज की उसके मुताबिक फैसला किया गया है। जो पार्लियामेंट में, जो प्रोविंशियल असेंबली में स्ट्रेंथ है, चूंकि वो वोट्स उतने ही होने हैं और कोई इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा हुआ, तो पार्टी की जो रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनकी जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर इलेक्ट होके अनअपोज्ड आ गए। तो ये एक कई बार होता है सेनेट में, जब आपका सेनेट का इलेक्शन हो और पार्टीज की स्ट्रेंथ भी पता हो और पार्टीज को पता हो कि कौन कितने इलेक्ट होंगे लोग, तो बजाय वो एक प्रोसेस करने के और इंडिपेंडेंट भी कोई ना आए, तो बजाय वो प्रोसेस थ्रू करने के वो एग्री कर लेते हैं कि हम इस तरह अनअपोज्ड होंगे। सही। अच्छा, अभी वैसे सब कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और NA 75 डस्का का जो फैसला आया वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग चाह रही थी तो आईनी और कानूनी तौर पर उनका ये मुतालबा ही गलत था, चूँकि जब भी रीपोलिंग होती है वो पूरे हल्के में होती है, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर नहीं होती। तो ये कानूनी तौर पर इस चीज़ का इल्म था आपको कि ये जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है वो गलत है? जी देखिए, जो इसकी तरह ब्रीफ हिस्ट्री देख लें, जो PMLN के कैंडिडेट थे उनको 23 पोलिंग स्टेशन से एतराज़ था, बाकी पोलिंग स्टेशन पे एतराज़ नहीं था और उनका ख्याल था कि 23 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होनी चाहिए। दरख्वास्त भी उन्होंने राइटिंग जो दी थी वो यही थी और यही दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के सामने थी। उसके बाद PTI का भी ये फैसला हो गया कि हम ये जो 20 पोलिंग स्टेशन रह गए थे बाद में 23 से होके, तो इन 20 पोलिंग स्टेशन पे अगर रीपोलिंग हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, ताकि कोई जो शक व शुबात है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, अज खुद उन्होंने कहा कि चूँकि उनका मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का, दुरुस्त या गलत वो अलग बात है, लेकिन जो मौक़िफ़ है उनका, जो उन्होंने कहा वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही हो गई थी पूरे हल्के में और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन की वजह से लोग हरासा थे, इसलिए दोबारा से पोलिंग हो और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस हों ताकि ये इलेक्शन और भी साफ शफाफ हो सके। तो ये फैसला आया। अगर वो 20 इख्तियार है आइन में और कानून में, जो इलेक्शन एक्ट है सेक्शन 9 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ सिर्फ मुख्तसर जो रेलिवेंट पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ रीपोलिंग करा ले या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग करा ले। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग करनी है। तो ये एक वोटर्स के पास वापस जाना है मामला और वोटर्स अपना इलेक्ट करेंगे जो उनको बेहतर कैंडिडेट नजर आया। तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है विक्ट्री या डिफीट की बात नहीं, हार जीत की बात नहीं, ये एक फैसला है और वो फैसला ये है कि रीपोलिंग की जाए। लेकिन वैसे सब फिर ये पाकिस्तान तैयार है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है अपील करने, जब फैसला वापस वोटर्स के पास चला गया
और पीटीआई एज पार्टी अगर अपने कैंडिडेट को लेकर कॉन्फिडेंट भी है और कैंडिडेट भी ये समझते हैं अली अज़्ज़त साहब कि वो यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये 18 मार्च को रीपोलिंग होने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील और फिर ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या है? ये देखिए, अपील एक आईनी हक होता है एक कैंडिडेट का। कोई भी कैंडिडेट फैसला अगर करे कि मैं अपील करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में कोई गलती की है, तो वो बिल्कुल अपील कर सकते हैं। मसलन आपको एक कानूनी बात बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, वो एक इंक्वायरी के बाद, शहादतें लेने के बाद वो फैसला कर सकते हैं रीपोलिंग के लिए। लेकिन इस केस में मसलन एक इतराज़ हो सकता है कि उन्होंने ये एक समरी तरीके से ट्रायल के बगैर, कोई शहादत लिए बगैर उन्होंने फैसला कर दिया कि हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रीपोलिंग करनी है। तो ये फैसला चैलेंज हो सकता है, और अगर साथ साथ फैसला भी चैलेंज हो, अगर उसमें कोई गलतियां और साथ साथ इलेक्शन भी हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये एक हर इलेक्शन डिस्प्यूट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाता है, इलेक्शन भी हो सकते हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला इस हद तक गलत था, ये पोलिंग सिर्फ इन पोलिंग बूथ्स पे होनी चाहिए थी, और ये इलेक्शन सिर्फ री पोलिंग सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशंस की हो। ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला तब्दील भी कर दे। तो ये एक एग्जॉस्ट अपनी रेमेडी जो होती है, जो लीगल रेमेडी है, उसको पूरी तरह एंड तक ले जाना ये कैंडिडेट का हक होता है। और ये अगर कैंडिडेट साथ इलेक्शन लड़ना भी चाहें और साथ ये कानून में जो गलती हुई है अगर इलेक्शन कमीशन से उसकी चैलेंज करना चाहें, तो उनका इसमें महला किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। सही। और वैसे साहब, ज़ाहिर आने वाले दिनों में आप भी चूंकि सेनेट का पार्ट होंगे और मुस्तकबिल में फिर आप भी कानून साजी में हिस्सा लेंगे, तो ये सेनेट में ओपन बैलेटिंग वाला जो मामला है, जिस पर अब ज़ाहिर राय भी महफूज हो गई, बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी इस पर दिए गए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए? इससे पहले जो दो अपोजिशन की इस वक्त बड़ी जमातें हैं, माजी में वो भी अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पर साइन कर चुकी हैं, लेकिन अभी वो उसको अपोज कर रही हैं। शायद तरीक़ेकार पर उन्हें एतराज़ है, सदारती रेफरेंस पर उन्हें एतराज़ है, ऑर्डिनेंस पर। तो आपकी इस पर क्या राय है इस पूरी सूरत हाल पर? ये देखें, जहाँ तक सीक्रेट बैलेट का ताल्लुक है, इलेक्शंस नॉर्मल सिचुएशन में आम तौर पे सीक्रेट बैलेट पे ही होनी चाहिए। लेकिन हर मुल्क अपनी तारीख, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो माजी में हुआ है उसके मुताबिक तब्दील कर सकती है इस पोजीशन को। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने देखा कि सेनेट इलेक्शंस में बहुत सारी धांधली हुई भी और बहुत सारे इल्जामात भी हुए। तो उस चीज को देखते हुए जरूरत पड़ी कि सीक्रेट बैलेट को तब्दील किया जाए और कोई और तरीकेकार किया जाए जिसमें अगर इस किस्म की कोई धांधली हो तो उसको पकड़ा जा सके। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि आप बिल्कुल ओपन बैलेट करा दें, यानी कि हाथ अपना उठा के वोट कर दें, और दूसरा है कि आप सीक्रेट बैलेट को हुए कोई ऐसा तरीका अपनाएं, कोई ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि अगर अदालत समझे किसी सिचुएशन में कि कोई धांधली हुई है, तो अदालत जो है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वोट्स को तस्दीक कर सके इस चीज की कि किसने किसके लिए वोट किया। ये एक तरीकेकार है जिसमें सीक्रेट बैलेट भी आप महफूज रखेंगे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो सीक्रेट बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा के ये भी देख सकेंगे, लेकिन आम शख्स ना देख सके, पब्लिक ना देख सके। लेकिन वैसे हुकूमत ने जो तरीकाकार इस पर इख्तियार किया, जो जिस तरह सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको लाने की कोशिश की है, अगर ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर बिफोर टाइम पूरी तैयारी के साथ आता, अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाता, तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब तरीका नहीं होता आपकी राय में? या जो हुकूमत ने किया ये बेहतर था कि सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए और फिर अपोजिशन चाहे शोर मचाती जाए और उसको नाफिज कर दिया जाए? ये आम हालात में तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो है अपोजिशन के साथ मिलके तो पार्लियामेंट में कानून साजी करें। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं जहां आपका इलेक्शन भी आ गया है और वो कानून भी नहीं बन रहा और ज़रूरत भी है, तो उस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस बड़ा एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है, यानी कि आम तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ जाए।
और एक इमरजेंसी हो। तो ये चूंकि इलेक्शन आ रहा था और ये क्लियर नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है या आम कानून साजी के जरिए करनी है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोशिश की गई तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में काफी हंगामा हो गया। तो उस सिलसिले उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डिनेंस लेके आई हुकूमत, और ये ऑर्डिनेंस को कहा गया कि ऑर्डिनेंस इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला ना कर ले। तो ये एक तरीकेकार अपनाया गया। इस पे आप जरूर इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ की डिबेट है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि ये तरीकेकार गैर कानूनी है। सही। और बैरिस्टर साहब, अब जाहिर है आप चूंकि आगे सेनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान की एक तारीख रही है, तो आपको इस बार चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आप जा रहे हैं सेनेट का हिस्सा बनने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा धचका या कोई सरप्राइज तो नहीं मिलने लगा इन सेनेट इलेक्शंस में? नहीं, मेरा ख्याल है अब तो काफी चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि पार्टी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ही जो सेनेटर्स हैं वो इलेक्ट हो रहे हैं, और आपने भी ये पंजाब में भी ये देखा। और मेरा ख्याल है अब इतनी इसके बारे में अब डिबेट हो गई है, सीक्रेट बैलेट ना हो या ओपन बैलेट हो और वोट का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, कि मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली आप पार्टी की स्ट्रेंथ के मुताबिक, पार्टी की ताकत के मुताबिक ही सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनके नतीजे देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे हमारे साथ, पाकिस्तान के टिकट पर पंजाब से सेनेट के उम्मीदवार हैं, और अभी तक हल्फ उन्होंने ज़ाहिर नहीं उठाया, लेकिन बिला मुकाबला अभी तक की खबर के मुताबिक तो ये मुंतखब हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, और हर 6 माह बाद मुख्तलिफ ममालिक की कारकर्दगी को इसमें रिव्यू किया जाता है, और हर 6 माह बाद पाकिस्तान को ये उम्मीद होती है कि ग्रे लिस्ट से निकलकर वो वाइट लिस्ट का हिस्सा बन सकेगा। फैटफ की जानिब से जो 28 शराइत पाकिस्तान के सामने रखी गई थी, उसमें से 21 शराइत पाकिस्तान अमल दरामद उस पर कर चुका है, और जो दीगर शराइत हैं उन पर भी मुख्तलिफ जावियों से उनको पूरा करने का सिलसिला जारी है। अक्टूबर 2020 में जब पेरिस में आखिरी फैटफ इजलास हुआ था, उसमें बाकायदा तौर पर फैटफ ने यह एलामिया जारी किया था कि 21 शराइत पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, और जल्दी पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से छुटकारा हासिल कर लेगा। अब जो ममालिक फैटफ की इस ग्रे लिस्ट में होते हैं, क्या उनको मौशी चैलेंजेस दरपेश होते हैं, उनकी मईशत पर कितना असर पड़ता है, और जो मुख्तलिफ जो बड़ी ताकतें हैं, क्या उनसे जो राब्ते हैं, जो उनसे ताल्लुकात हैं, क्या उस पर भी असर पड़ता है? इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर साफ़ी रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ग्रे लिस्ट में फैटफ की जो ममालिक शामिल होते हैं, क्या उन पर मौशी पाबंदियाँ क्या होती हैं, उनकी इकॉनमी किस हद तक इफेक्ट होती है? पहले तो ज़रा रज़ा साहब इस पर अगर आप तबसरा फरमा दें। जी देखिए, बात यह है कि FATF का जो शराइत हैं, मतलब वो काफ़ी एक तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, सख्त हैं, और दूसरा ये कि जो उसके मुज़मरात होते हैं किसी भी इकॉनमी के लिए, वो बड़े संगीन हो सकते हैं, खुसूसन जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स जो होती हैं, जो हमने बाहर पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जा रहे हैं, उनके ऊपर जब पाबंदियाँ होती हैं तो फिर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो उनको आना है वहाँ से पैसे उनकी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो वो उसमें भी मसला बन जाएगा। और इसी तरह और दीगर जो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, वो उनका रुकने का भी एहतमाल होता है। तो आज बल्कि आपने शायद एक रिपोर्ट देखी होगी, एक अखबार में है, जिसमें कि ये तखमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान को तकरीबन 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इससे। तो ये एक संगीन मामला है, और मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 100% जायज़ है। उसकी वजह ये है कि आपके इल्म में है कि ये चीज़ें में सियासत बहुत ज़्यादा हावी होती है, और सियासी जो अवामिल होते हैं वो ज़्यादा कार फरमा होते हैं, मगर ये कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और हमें इसको ठीक करना चाहिए। देखिए, मसलन ये जो रिपोर्ट है, मसलन
FATF के बारे में ये रिसर्च पेपर जो है ये तबादला ने किया था, और उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट में जब से हैं 2008 से 2019 के दौरान जो है हमें उसके जो नुकसानात हुए हैं वो काफ़ी शदीद हुए हैं। तो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो हैं वो पिछले चंद सालों में हुए हैं। सही। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में इसकी वजह से हमने सफ़र किया है। ठीक है जी। अब रज़ा साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ये फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने के जो नुकसानात ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए ही हैं गुज़िश्ता कई सालों में, क्या इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है? चूँकि अमल दरामद जो शराइत हैं उन पर तो पाकिस्तान कर रहा है, 28 में से 21 शर्तें पाकिस्तान ने पूरी की। इंटरनेशनली अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका पाकिस्तान, उस लॉबिंग में कहीं नाकाम रहा है जो गुज़िश्ता कई सालों से ग्रे लिस्ट में रहा है। लॉबी तो सब काम करती है जिससे चीज़ें मेरिट पे डिसाइड हो रही है। इस वक्त जिनका उनका जो बेसिस हो वो किसी जो कहते हैं ना कोई एक उसके लिए बेंचमार्क हो कि ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क के तहत काम करेंगे तो फिर अब लॉबी करते हैं। अब सेटअप का 100% मामला जो है वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग। इसलिए कि अगर आपने पिछली एशिया पैसिफिक ग्रुप की और सेटअप एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट अगर आप नजर से गुजरी हो तो उसके अंदर 3 पैरामीटर्स है जिससे वो उसको असेस करते हैं। 3 पॉइंट्स है। एक है जिसको वो LC कहते हैं यानी लार्जली कंप्लाइड, एक NC कहते हैं नॉट कंप्लाइड, और एक कहते हैं अपना PC पार्शली कंप्लाइड। तो अगर आप उस रिपोर्ट को उठा के पढ़े तो उसके अंदर से 70% जो टिक लगा है वो लगा हुआ है लार्जली कंप्लाइड। अच्छा। 65% के करीब टिक लगा हुआ है कि लार्जली कंप्लाइड। उसमें जो कोई 35%, 36% है पार्शली कंप्लाइड। उसके NC का सिर्फ एक कॉलम एक जगह है जहाँ पे NC यानी नॉट कंप्लाइड, यानी आपने 99% पॉइंट्स के ऊपर आपने काम कर लिया। और उसमें से आपने खुद देखा कि दुनिया ने कहा कि आपने 27 में से 21 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। तो वो तो होना मेरिट क्या होना चाहिए? मेरिट तो दुनिया अगर मेरिट पे जाए तो मेरिट पे क्या होना चाहिए कि जब आपने 90% काम कर लिए हैं या 86% काम कर लिए हैं तो आप ग्रे लिस्ट से निकले। इंडिया में यही होता है, यही पहले भी तरीका कार रहा है कि जब कोई मुल्क जो है वो कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप रिपोर्टें उठा के पढ़ ले, जिसने 100% चीजों को मुकम्मल किया। क्योंकि जब आप 80 से 90%, 95% चीजें मुकम्मल कर लेते हैं तो बाकी चीजों को पाइपलाइन में डाल दिया जाता है कि आप इनसे भी साइमल्टेनियसली काम करें और हम इसको कंसिडर करते रहेंगे, वॉच करते हैं। तो इस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि FATF में कोई मेरिट नहीं है। अगर मेरिट नहीं है तो लॉबी आप क्या करें? लॉबी तो यहाँ तक भी पाकिस्तान ने की करेक्शन डेलीगेशन जैसे पहले। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर मेरिट नहीं है। रज़ा साहब, क्या वाकई ये मेरिट नहीं है फैटफ में कि दूसरे मुल्कों के साथ रवैया कुछ और है, पाकिस्तान के साथ कुछ और है? 80% प्लस आप समझें कि पाकिस्तान उनकी शराइत पर अमल दरामद कर चुका है माजी में, इसके बावजूद हर 6 महीने बाद रिव्यू होता है और फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाता है। तो ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे आप? जी, मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब की बात में काफ़ी हद तक वजन है। ये डबल स्टैंडर्ड्स तो ज़ाहिरी बात है बहुत सारे और मामलात में भी हमें दिखाई देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि मसला ये कि पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल या उसकी जो जोग्राफियाई सिचुएशन है वो ही हमेशा से एक मसला ही हमारे लिए बनी रही है। अब अफ़गानिस्तान का मसला है और आपको मालूम है कि उस वक्त जो है ख़ुसूसन अमेरिका का और दीगर मगरबी ममालिक का ये अब एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से कि जी जो उन्होंने वहाँ पे मुसीबत खाना बना रखा है पिछले तकरीबन 19-20 साल से, उसको अब पाकिस्तान क्लियर करे और उनको वहाँ से निकलने में मदद करे। अब ये एक तरह की एक लेवल पे ज़्यादती भी है, मगर उसके साथ साथ जो हमारे अपने भी अंदरूनी मसले, देखिए अभी हमारी पार्लियामान ने कवानीन पास की है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के को ठीक करने के लिए और मुख्तलिफ शराइत को कंप्लाई करने के लिए, तो वो तो अच्छी चीज़ है, वो वैसे भी हमें करना चाहिए आजकल की ग्लोबल इकॉनमी में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसको FATF को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को जो है लाइन पर लगाने के लिए। मगर अब क्या मसला ये है कि हमारी जो मईशत का हाल है
और जो हमारी दीगर वीकनेसेस हैं, चाहे वो IMF का लोन लेना हो, IMF जिसे शर्त लगा देता है कि FATF से क्लियरेंस होगी तो फिर वो अपनी असिस्टेंस देगा, और दीगर इस तरह के मामलात जो हैं, तो वो एक ये कुछ मिला जुलाई मामला है, मैं यूं ही कहूँगा। तो ब्रिगेडियर साहब, इसका ज़ाहिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, इवन उन्होंने मसले कश्मीर तक पर सालसी की बात की। लेकिन फैटफ के मामले पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को माजी में कभी सपोर्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शिफ्ट किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, कॉम्पोजिशन देखें ना, वहाँ पे ममालिक वो भी हैं जो क्वाड में इंडिया के साथ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया देख ले, आप अमेरिका देख ले, स्पेन देख ले। अब वो वहाँ पे और अपना इंडियन लॉबी माजी में क्या करते हैं, ये जब भी जिस दिन इजलास होता है वो दो सुबह से ये डंका बजाने शुरू कर देते हैं कि ब्लैक लिस्ट पे चले गए, ब्लैक लिस्ट पे चले गए। मैंने आपसे अर्ज किया ना, बात कंसर्न की ये है कि पाकिस्तान, अगर आप एक ही चीज पे गौर कर ले कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ये जो ट्रुप्स विड्रॉल है, इसके अंदर किसका ज्यादा रोल रहा? अमेरिकन को तो कौन लेके आया नेगोशिएटिंग टेबल से, और किस तरह वहां से फौजी निकले। लेकिन जब आपके अंदर दुनिया, मैं इस पे कोई मुझे शक नहीं है कि ये दुनिया जो है ना, ये अगर बुनियादी तौर पे मजहब की लाइन पे तकसीम हो रही है। जियोनिस्ट लॉबी है, एक लॉबी है दुनिया में, जेवोलॉजिकल ज्यूज है, जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल, टॉक अगेंस्ट गॉड। और अगर अमेरिकन की कंपोजिशन निकाल के देखे और उनकी कांग्रेस की और उनकी बाकी लोगों की, तो वहां पे ये ज्यूज, ट्रम्प बजाते खुद क्या था, उसका सन इन लॉ क्या था, और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है मुसलमान ममालिक को नुकसान पहुंचाना। इराक को खत्म कर दिया, लिबिया को खत्म, ऐसी तो नहीं किया। अब दुनिया पूरी कह रही है, ट्रम्प कह गया आपके सामने, उसने स्टेटमेंट दी कि इराक के पास WMDs नहीं थे और बुश ने गलती की। इंडिया, बरतानिया ने पहले ही कह दिया, टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला बरतानिया से। तो सोचिए कि क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि ये एक मसला जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये मुसलमान दुनिया से रिलेटेड है। और इसमें जिस वक्त तक ये एलिमेंट रहेगा यहूदियत का, अब तो वो चीजें मेरिट पे नहीं चलेंगी, वो चलेंगी मुल्कों की ओरिएंटेशन पे। और वो ओरिएंटेशन क्या है, अपना पाकिस्तान से रिलेट करती हो या बाकी लोग। अब क्या इसराइल के ऊपर पाकिस्तान को कितना प्रेशराइज किया गया कि जी आप इसराइल को तस्लीम पे कोई शक है? पाकिस्तान ने कहा जी हम नहीं तस्लीम करते हुए, अरब ममालिक ने तस्लीम कर लिया। तो उनके लिए उन्होंने उनके लिए तराने गाने शुरू कर दिए, उनके लिए उन्होंने ढोलक बजाने शुरू कर दिए, बल्कि एक मुफ्त ने कहा कि जी वीजा फ्री सर्विस होगी। अब ये चीजें जो है, ये चीजें जो है, ये दुनिया में यही चीजें हैं जो बुनियादी तौर पे, जैसे अभी आपसे पहले रजा साहब ने कहा कि कितना नुकसान। अब नुकसान पाकिस्तान की तिजारत को होना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को होना, ये किसकी फेवर में जाता है? ये तो दुनिया, पाकिस्तान की जो दुश्मन है उन्हीं की फेवर में जाएगा ना। और पाकिस्तान के दुश्मन आपके सामने। अब अगर आज जो बाइडेन की और चाइनीज प्रेसिडेंट की बात हुई, इसका मतलब है कि बर्फ पिघल रही है, चाइनीज और अमेरिकन जो है वो तिजारत के लिए, बाकी चीजों के लिए क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा होकर बाहर आ, और चाइना ने पाकिस्तान को बहुत दफा सपोर्ट किया है, बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा बस ये कंसर्न ये है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब जिस वक्त तक चीजें इस ओरिएंटेशन पे चलेंगी, अब जियोनिस्ट के साथ एक हिंदुत्व लॉबी बन गई जो मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी को डालते। और पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पे कॉन्सुलेट कायम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता था, और किस तरह ये तमाम चीजें हो रही। तो ये इतनी सिंपल नहीं है कि जी आपने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या बाकी। मनी लॉन्ड्रिंग में तो पाकिस्तान ने जितने लॉज बनाए हैं, मुझे बताइए किसी ने लॉ बनाए? हमारे स्टेट बैंक ने कब लॉ बनाया था कि जी $10,000 से आप ज्यादा लेके नहीं जा सकते? मनी लॉन्ड्रिंग की अगर आप बात करिए तो अमेरिका सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। इराक के अंदर जो D13 फोर्सेस रेज हुई थी, जो दाइश रेज हुई थी, जो ISIS रेज हुई थी, जिसको जॉर्डन में ट्रेन किया गया था, वो किसने किया था? वो तो अमेरिका ने। तो अमेरिका को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट करना। बिल्कुल ठीक। चलें ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आ गया। ब्रिगेडियर टाइट गजनफर साहब, रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ये फरमा रहे थे कि ज़ाहिर फैटफ में मेरिट को नहीं फॉलो किया जाता और मेरिट की धज्जियाँ पाकिस्तान में भी उड़ाई जा रही हैं। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को मेरिट को बालाए ताक रखकर तैनात किया गया, और अब उनके मुतासबाना और एकतरफा फैसलों के बावजूद भी उनको हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। बोल के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी अपील है कि इंसाफ किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।